हेलो दोस्तों, दिस इज़ शुभम और आज एक नया केस आपके सामने लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। इस केस को आज हम डिस्कस करेंगे और केस में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा इस कोर्स का। जैसा कि आपको मैंने बता रखा है कि केस स्टडीज़ का सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और ये रेलेवेंट है यूपीएससी, आईएएस और पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है। और सिनॉप्सिस आईएएस का ये प्लेटफॉर्म है जिस पे हम ये सारा अपना जो भी डिस्कशन है वो आगे बढ़ाएंगे और इस कोर्स का मकसद है 120 नंबर से ज़्यादा प्राप्त करना। तो ये सारी चीज़ें इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का अगला केस हम डिस्कस करते हैं। तो केस है कि आजकल डेमोक्रेटिक पॉलिटी में एक कंसेप्ट है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का और परमानेंट एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है उनके बारे में बता देता हूँ। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि मिनिस्टर और परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि हमारे सिविल सर्वेंट, जो कि सेक्रेटरी या बाकी के पदों पर जो लोग विराजमान होते हैं। और होता क्या है, थोड़ा सा मैं हल्का सा बता देता हूँ, चूँकि मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ कि जैसे डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो चुन के आते हैं जनता से, तो उनको सब्जेक्ट नॉलेज की कमी होती है। ठीक है। जैसे रात में भी रडार काम करता है या बादलों के उस पार भी रडार काम करता है, ऐसी जो नॉलेज है वो हो सकता है कि मिनिस्टर के पास ना हो। ठीक है। या गटर के गैस से आप चूल्हा जला सकते हैं, इस तरीके की जो बातें हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को समझ में आती हैं। लेकिन इस तरीके की बातों को और जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करने के लिए परमानेंट एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि सिविल सर्वेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो इन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को एडवाइस करते हैं। ठीक है। इलेक्टेड पीपल रिप्रेजेंट फॉर्म ऑफ एंड फॉर्म द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेसी फॉर्म द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जैसा कि मैंने बताया, मिनिस्टर्स पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं और ब्यूरोक्रेट्स उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय उनके बीच में काफ़ी अच्छा रिश्ता हुआ करता था। उनके बीच में आपसी समझ, एक दूसरे के प्रति सम्मान, इज्जत, कोऑपरेशन, तालमेल, और वो दोनों कभी भी एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, सिचुएशन बदली और धीरे धीरे देखा गया कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव धीरे धीरे परमानेंट एग्जीक्यूटिव के डोमेन में घुसते चले गए। आप अक्सर देखते होंगे कि आप जा रहे हैं और आपको बिना हेलमेट के पुलिस ने पकड़ लिया, तो आप क्या बोलते हैं कि चाचा विधायक हैं हमारे। ठीक है। फिर नहीं होता है तो फिर अपने चाचा से आप फ़ोन कराते हैं, पुलिस वाला आपको छोड़ देता है। ये दर्शाता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ती जा रही है। ठीक है। धीरे धीरे अभी क्या हो गया है कि मिनिस्टर्स और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को भी अपने से कंप्लायंट, अपने चेले चपाटे के टाइप के ब्यूरोक्रेट्स पसंद होते हैं। उनको ईमानदार और अपराइट सिविल सर्वेंट जिनको वो झुका ना सकें, ऐसे सिविल सर्वेंट्स को वो पसंद नहीं करते हैं। उनको जनरली कंप्लायंट सिविल सर्वेंट्स चाहिए। आजकल ऐसा देखा जा रहा है। There is an increasing tendency among political executive to get involved in routine administrative matters जैसे कि ट्रांसफ़र, पोस्टिंग एट्सेट्रा। अक्सर देखते होंगे कि पॉलिटिकल जितनी भी पोस्टिंग होती है वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होती है। ठीक है। आप देखेंगे, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लखनऊ का अगर मैं उदाहरण दूं, तो जैसे ही सरकार बदलती है वहाँ के जितने भी थानाओं पे एसएचओज होते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है। एक पर्टिकुलर कास्ट की अगर सरकार बनती है तो सारे एसएचओ उस पर्टिकुलर कास्ट के बन जाते हैं। ठीक है। फिर वो सरकार बदलती है तो जिस कास्ट की सरकार बनती है उस कास्ट के सारे एसएचओज वहाँ पर तैनात कर दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम पूरा अनुमान लगा सकते हैं कि देयर इज़ अ ट्रेंड ऑफ पोलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। देयर इज़ अ ट्रेंड ऑफ पोलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। और इसके पीछे मेजर जो कारण है वो मटेरियलिज्म और एक्विजिटिवनेस इन सोशल लाइफ, जिसने एथिकल वैल्यूज़ ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के एथिकल वैल्यूज़ को कमज़ोर कर दिया है। ठीक है। यहाँ तक तो उसने पूरा केस समझाया। अब ये कह रहा है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी।
ब्यूरोक्रेसी के, ठीक है, पॉलिटिसाइजेशन के, नौकरशाही के, राजनीतिकरण के क्या परिणाम हैं, ये हमें डिस्कस करना है इस केस में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर डिस्क्रिप्टिव केसेस होंगे तो आपको वहाँ पर स्टेक होल्डर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर सिचुएशन बेस्ड केसेस होंगे, ठीक है, कि डिज़ास्टर आ गया क्या करेंगे, या कोई महिला का उत्पीड़न हो गया, सेक्सुअली हरास हो गई कोई महिला, then in that case what we should be doing, such type of situation based cases, we we adopt an approach of writing stakeholders. But in such type of descriptive questions, descriptive case studies, we need not to write stakeholders. ठीक है, तो इस केस का थोड़ा सा अप्रोच अलग होगा। इसमें सिंपली क्या करेंगे कि सबसे पहले एक परमानेंट और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बीच में आइडियल रिलेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, वो थोड़ा बहुत लिखेंगे। फिर थोड़ा बहुत कारण लिखेंगे कि क्यों आज़ादी के समय, क्योंकि केस में लिखा हुआ है कि आज़ादी के समय में तो ये रिलेशन काफ़ी अच्छा था लेकिन धीरे धीरे बेकार हो गया। तो हम जब आंसर लिखेंगे तो थोड़ा बहुत तो लिखेंगे कि आज़ादी के समय वो क्या कारण थे जिसकी वजह से आज़ादी के समय उनके बीच में एक बेहतर रिश्ता हुआ करता था। ठीक है, ये लिख लिया। फिर वर्तमान समय में वाई इन प्रेजेंट टाइम, इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट, देयर इज अ डिक्लाइन इन रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। फिर उसके कुछ उदाहरण भी हम चाहे तो दे सकते हैं। फिर बात आती है सवाल पे कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो ये चार चीज़ लिखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एंड देन लास्ट में हम वे फॉरवर्ड लिखेंगे। ठीक है, सिंपल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आइडियल रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं। तो इसको लिखेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए, इन पॉपुलर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क मिनिस्टर्स आर अमेच्योर, thus they need assistance of experts in the form of permanent executive। मिनिस्टर्स अमेच्योर होते हैं, उनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव के एक्सपर्टीज की आवश्यकता होती है। Civil servants not only provide secretarial service but also ensure administrative continuity and safeguard institutional memory। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी का मतलब है कि सरकार बदल, चाहे कोई भी आए या जाए, सरकारें बदलती रहें लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहे। समझ आ रही बात? मान लीजिए मनरेगा की स्कीम यूपीए के समय में शुरू हुई, फिर वहाँ पे एनडीए की सरकार आ गई, तो वो मनरेगा की स्कीम जैसी थी वैसी ही चलती रहे। ऐसा ना हो कि सरकार के बदलने से पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा बदल जाए, या जो स्कीम है, जो प्रोसेस है, जो एग्जीक्यूशन है, जो प्रोजेक्ट सरकार के चल रहे हैं उसमें गड़बड़ी हो जाए। अगर सब लोग बदल जाएंगे तो फिर मान लो कि कोई रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है, अब सरकार बदल गई और अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी बदल जाएगा, यानी कि एग्जीक्यूटिव भी बदल जाएंगे, तो उस रोड को पहले कोई और देख रहा था, फिर नया आदमी आएगा, उसको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। फिर अगली बात आती है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का मतलब है वही सेम चीज़ की सारा रिकॉर्ड रखना, चीज़ों को जानना, पहचानना। ठीक है, कौन सी फाइल कहाँ पर है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कितना पैसा, ये सारी चीज़ें, दिस इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। तो एक आइडियल रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए उनके बीच में? तो सिविल सर्वेंट और नेता के बीच में या मिनिस्टर के बीच में विश्वास, भरोसा, न्यूट्रलिटी, एक दूसरे के प्रति सम्मान और एक दूसरे की मजबूरियों को समझना चाहिए दोनों को। ये एक आइडियल रिलेशनशिप के कुछ एस्पेक्ट्स हैं। फिर लिखेंगे कि इनिशियल समय पे क्यों ये जो रिश्ता था वो अच्छा था। तो थोड़ा बहुत सरदार पटेल का उदाहरण लिख सकते हैं। सरदार पटेल को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पिता माना जाता है, जनक माना जाता है। जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि हमें इंडियन सिविल सर्विसेज, आपको पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए एक चीज़ कि 1947 से पहले
आईसीएस हुआ करती थी, इंडियन सिविल सर्विसेज, उसके बाद इसी को आईएएस में बदला गया। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि आज़ादी के बाद आईसीएस को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन सरदार पटेल ने इसकी वकालत की। उन्होंने कहा कि आईएएस इम्पॉर्टेंट है देश की अखंडता को बचाए रखने के लिए। तो इस वजह से सरदार पटेल को फादर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर उनका सेक्रेटरी अगर उनको निर्भीक होके फ्री फेयर और फियरलेस एडवाइस नहीं दे सकता है तो ही वुड रेदर आस्क हिम टू लीव। अगर उनका सेक्रेटरी बिना डरे हुए, ठीक है, जो भी जरूरी है, जो भी उसको सही लगता है वो सलाह नहीं दे सकता, एक सच्ची सलाह नहीं दे सकता है, तो उस सेक्रेटरी की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और देश जब आज़ाद हुआ था तो गांधीयन वैल्यूज़, लेगेसी ऑफ आईसीएस, फिर उस समय सेंटली पॉलिटिकल कल्चर हुआ करता था, आज के जैसा नहीं। उस समय लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे। जो पॉलिटिकल कल्चर था वो संतों वाला पॉलिटिकल कल्चर था। ठीक है। पॉलिटिकल कल्चर भी अच्छा था। पॉलिटिक्स एट दैट टाइम वॉज अ मीन्स टू एन एंड, नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। ठीक है। ये एक प्राइम रीज़न था कि मीन्स टू एन एंड, पॉलिटिक्स वाज अ मीन्स टू एन एंड एंड नॉट एंड इन इटसेल्फ। इसका मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना जो भी नॉलेज है आप ज़रूर शेयर करिएगा, मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगा और उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। फिर दे वर द प्राइम रीज़न बिहाइंड सच बैलेंस रिलेशनशिप, तो यहाँ तक हमने लिख लिया। फिर कॉज ऑफ डिक्लाइन लिखेंगे, कुछ उदाहरण देंगे। एपी शाह कमेटी ने बताया था कि इमरजेंसी के समय पे, ठीक है, एपी शाह कमेटी, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये थोड़ी सी चीज़ें नॉलेज, जनरल नॉलेज, ये सब यूज़ करनी चाहिए, इससे आपका आंसर थोड़ा सा मैच्योर आंसर बनता है। तो एपी शाह कमेटी जब इमरजेंसी देश में लगाई गई थी तो उस इमरजेंसी को प्रोब करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए एपी शाह कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है। उस कमेटी ने बोला कि जब ब्यूरोक्रेसी से कहा गया झुकने को तो ब्यूरोक्रेसी क्रॉल करने लगी, रेंगने लगी। When bureaucracy was asked to bend, they started crawling. ये उस कमेटी की रिमार्क्स थे। और इसके पीछे जो मेजर जो प्रॉब्लम है वो है, सबसे पहला कारण है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। तो पहला सबसे मेजर कारण है क्रिमिनलाइजेशन। ठीक है। पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स का आ जाना, और जब क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में आते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। फिर पॉलिटिक्स बिकमिंग एंड इन इटसेल्फ, इसका मतलब क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करूँगा। फिर लॉस ऑफ मोरल करेज इन टुडेज सिविल सर्वेंट्स। फिर कंसेप्ट ऑफ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। एक होता है न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, एक होता है न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी, एक होता है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये है, न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि सिविल सर्वेंट किसी भी पार्टी इन पावर को सर्व करेगा, चाहे कोई भी हो, कोई भी मिनिस्टर किसी भी पार्टी का क्यों ना आएगा, जो भी उस पद पे बैठा होगा उसको सिविल सर्वेंट सर्व करेगा, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी पार्शियलिटी, विदाउट एनी पार्टीसनशिप। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि सिविल सर्वेंट पार्टी को सर्व करे। ठीक है। हर सिविल सर्वेंट का एक पॉलिटिकल वो होना चाहिए, लीनिंग होनी चाहिए, और जो भी पार्टी आए, जैसे मान लो कि ये एनडीए के सिविल सर्वेंट है तो एनडीए से इनकी काफ़ी घनिष्ठता है, तो ऐसे सिविल सर्वेंट एनडीए की जब सरकार बने तो एनडीए को ज़्यादा सपोर्ट करें, उसका काम ज़्यादा मेहनत से करें। तो आजकल जो न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी की जगह पे कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट आ गया है। नेता चाहते हैं कि ऐसे सिविल सर्वेंट्स, ऐसे सेक्रेटरी उनको मिले जो उनकी उंगली पर नाचें, उनके हाँ में हाँ मिलाएं। ठीक है। इसको लिख सकते हैं यस, यस मिनिस्टर कल्चर, यस मिनिस्टर कल्चर भी लिख सकते हैं, यस मिनिस्टर कल्चर आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है। फिर क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल पैट्रोनेज, हर सिविल सर्वेंट आज चाहता है कि उस नेता का जो आशीर्वाद है उसको मिला रहे, ताकि उसको अच्छी पोस्टिंग मिले, अच्छी जगह पे पोस्टिंग मिले, और क्या बोलते हैं,
कोई भी उसके खिलाफ अगर जांच होनी हो तो उससे वो बचा रह सके, फिर रिटायरमेंट के बाद उसको पोस्ट रिटायरमेंट कहीं पे गवर्नर बन के बैठ जाए या कहीं किसी जांच कमेटी का वो उसको चीफ बना दिया जाए, उसको चेयरमैन बना दिया जाए। तो इस तरीके के पॉलिटिकल पैट्रोनेज को वो चाहते हैं। बहुत से तो सिविल सर्वेंट्स रिटायर होने के तुरंत बाद कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके टिकट पे इलेक्शन भी लड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो लालच है क्रीमी ट्रांसफ़र पाने की और पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट, इन सब की लालच की वजह से देर इज़ अ डिक्लाइन इन इन द बिहेवियर ऑफ सिविल सर्वेंट। तो जब भी ये लिखेंगे कि इस कॉज ऑफ डिक्लाइन क्या है, तो कॉज ऑफ डिक्लाइन को दोनों तरफ से लिखेंगे कि एक तरफ तो सिविल सर्वेंट्स ख़राब तो हुए ही हैं, सिविल सर्वेंट्स में क्या दिक्कत आई है, दूसरी तरफ हम ये भी लिखेंगे कि पॉलिटिक्स में क्या दिक्कत आई है। ठीक है, तब जाके हम इसको सही तरीके से लिख पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस पोलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब ये आता है कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सिक्वेंस ये है कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी कैन बी डिफाइंड एज, सबसे पहले हम पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या होती है थोड़ा बहुत उसके बारे में लिखेंगे। तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी का मतलब है जब सिविल सर्वेंट इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग न्यूट्रल, नॉन पार्टीशन एंड इम्पार्शियल, ये न रह के जब उनकी लॉयल्टी एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये डेफिनेशन लिख लेना और नोट कर लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस, अब सवाल पे आते हैं। तो सबसे पहली बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी जेओपर्डाइज हो गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी क्या होती है मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है। होता क्या है कि अब पॉलिटिसाइज हो गए हैं सिविल सर्वेंट्स, तो कोई भी पार्टी, जो नई पार्टी आती है अगर सरकार में, तो वो पुराने वाले सिविल सर्वेंट्स पे भरोसा नहीं करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ठीक है, अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं तो लोगों को लगता है कि ये मोदी जी के ज़्यादा करीब होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यूपीए की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम क्या होगा कि उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटाकर कोई दूसरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिठा दिया जाएगा। सेम वे राज्यों में भी ऐसा ही होता है। चीफ सेक्रेटरी जैसे ही सरकार बदलती है, चीफ सेक्रेटरी को हटाकर लोग अपनी पसंद का चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट कर देते हैं। तो दिस इज अगेंस्ट कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी। फिर शिफ्ट फ्रॉम न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी से स्पॉयल सिस्टम। स्पॉयल सिस्टम क्या होता है ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। हिंट में मैं बता सकता हूँ कि यूएसए में स्पॉयल सिस्टम फॉलो होता है। ठीक है, हिंट में मैं बता रहा हूँ कि यूएसए में स्पॉयल सिस्टम फॉलो होता है। स्पॉयल सिस्टम क्या है इसकी डिटेल आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, होता क्या है कि जब विपक्षी पार्टी सत्ता में आती है तो जिन सिविल सर्वेंट्स ने उसके खिलाफ कार्रवाई की होती है, सत्ता में आने के बाद उनको सज़ा देने की कोशिश करती है, उनकी विच हंटिंग होती है। विच हंटिंग समझ में आता है ना, कि उनको विच हंटिंग करने का मतलब है कि खोज खोज कर सज़ा देना। ठीक है, बदला लेना। तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स होता है जिससे इन सिविल सर्वेंट्स के मोरल पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। ठीक है, फिर अगला लिखेंगे। फिर ऐसे माहौल में जो जनता का विश्वास है ऐसे सिविल सर्वेंट्स से ख़त्म हो जाता है। उनको लगता है कि सिविल सर्वेंट्स सबके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करते हैं, बल्कि उनके साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक है। जैसे सपोज़ मान लीजिए कि अगर कोई सिविल सर्वेंट है जो भाजपा का बहुत करीबी माना जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो माइनॉरिटी सेक्शन है, जो मुसलमान है, जो जिसका व्यू पॉइंट भाजपा के खिलाफ या भाजपा को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो वो सिविल सर्वेंट को भी उसी निगाह से देखने लगेंगे। यही एक वजह है कि जब पुलिस, आजकल आप देखते हैं कि कोरोना के केस में जब भी पुलिस या कहीं भी कोई जाती है तो मुस्लिम बहुल इलाकों में उनके ऊपर हमला होता है, क्योंकि वहाँ एक जो कम्युनिटी है वो पुलिस को भी और सिविल सर्वेंट्स को भी उसी निगाह से देखने लगी है। उनके बीच में एक पुलिस ऑफिसर, सिविल सर्वेंट और एक नेता के बीच का जो फ़र्क है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जनता का विश्वास ऐसे सिविल सर्वेंट से समाप्त होता जा रहा है।
लेजिटिमेसी एंड फेथ ऑफ पीपल इन सच सिविल सर्वेंट्स ये भी ख़त्म हो गया है। ठीक है। मैक्स वेबर ने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी एक लीगल रैशनल अथॉरिटी है। ठीक है। लोगों को लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स, दूसरे शब्दों में कहें, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। लोग ब्यूरोक्रेट्स की बात क्यों मानते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि वो नॉलेजेबल है, वो ईमानदार है, वो सोच समझ कर फैसले लेता है। ठीक है। पीपल रिस्पेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स। उनको लगता है कि जो भी एक सिविल सर्वेंट है, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एसपी फैसले ले रहा है अगर ज़िले में, तो वो सबको सबको साथ में लेकर फैसले ले रहा है। ठीक है। सबकी भलाई के लिए फैसले ले रहा है। लेकिन अगर कोई सिविल सर्वेंट पॉलिटिसाइज होगा तो जनता को लगेगा कि वो सबकी भलाई को न सोचकर एक पार्टी के हितों को साधने में लगा हुआ है। तो ये जो लीगल रैशनल अथॉरिटी है सिविल सर्वेंट की ओवर पीपल, जिसकी वजह से लोग उसका सम्मान करते हैं, उसके फैसलों का आदर करते हैं, वो समाप्त हो जाएगी। फिर फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज लाइक एनोनिमिटी, न्यूट्रलिटी, इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें भी समाप्त हो जाएंगी। एनोनिमिटी, न्यूट्रलिटी, इंटीग्रिटी क्या है, आप चाहें तो लेक्चर्स में देख सकते हैं। हालांकि वो क्लासेस मैंने नहीं ली है, किसी और ने ली है, लेकिन उनके लेक्चर्स भी अच्छे हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। फिर ये भी देखा गया कि पॉलिटिसाइज जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो जनरली ज़्यादा करप्ट होते हैं। ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज में हम देख रहे हैं कि पॉलिटिसाइज सिविल सर्वेंट ज़्यादा करप्ट होते हैं। अगर हम उदाहरण देखें तो नीरा यादव का देखें, उदाहरण देख सकते हैं, यादव सिंह का उदाहरण देख सकते हैं, प्रदीप शुक्ला, ये सारे यूपी कैडर के महानुभाव लोग हैं जो सबसे करप्ट आईएएस ऑफिसर की लिस्ट में इंडिया में सबसे टॉप की पोजीशन पर है। नीरा यादव को आईएएस एसोसिएशन, होता क्या है कि हर साल आईएएस एसोसिएशन सबसे करप्ट सिविल सर्वेंट्स और सबसे ईमानदार सिविल सर्वेंट्स का चुनाव करती है। ठीक है। तो नीरा यादव को सबसे करप्ट सिविल सर्वेंट की का चुनाव हुआ। ठीक है। और मज़े की बात यह है कि जिस साल उनको आईएएस एसोसिएशन ने सबसे करप्ट सिविल सर्वेंट की संज्ञा दी, उसी साल समाजवादी पार्टी की सरकार में उनको चीफ सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया। कैन यू इमेजिन कि क्या चल रहा है। खैर, तो नीरा यादव, यादव सिंह नोएडा के घोटाले में अभियुक्त थे। फिर प्रदीप शुक्ला, ये महान महानुभाव आईएएस ऑफिसर हैं जिनके ऊपर एनआरएचएम घोटाले का जो ठीकरा है ये इन्हीं प्रदीप शुक्ला जी के ऊपर है, और ये अभी शायद जेल में सज़ा भी काट रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल। अब इसको डिस्कस करेंगे, इसका जो कंक्लूजन होगा। तो कंक्लूजन में देखिए कैसे लिखना है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ परमानेंट एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टू रिस्पेक्ट एंड सेफगार्ड इंडिपेंडेंस ऑफ सिविल सर्विसेज। Political intervention is necessary in democracy, but it should not degenerate to the level of interference. देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के काम में इंटरवेंशन होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में जब तक जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि कंट्रोल नहीं करेगा, हो सकता है कि सिविल सर्वेंट अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे। तो इंटरवेंशन ज़रूरी है, पर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी पॉलिटिकल इंटरवेंशन बट नॉट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंटरवेंशन और इंटरफेरेंस में फ़र्क होता है। एट प्रेजेंट इंडिया नीड मोर मैच्योर फॉर्म ऑफ बैलेंस पॉलिटी, जहाँ पे मिनिस्टर और सिविल सर्वेंट के बीच में विश्वास, लॉयल्टी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना हो। सेकेंड, एआरसी ने रेकमेंड किया है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जरूरी हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाया जाए, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बनाया जाए, टेन्योरल सिक्योरिटी दी जाए सिविल सर्वेंट्स को, और कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स में बदलाव किए जाएं, ताकि हम सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी और नॉन पार्टीसनशिप को हम बढ़ावा दे सकें। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को लिखेंगे और समाप्त करेंगे। ठीक है। समझ आ गया? चलिए, तो ये था। बाकी आप ये सारे कोर्सेज, सारे लेक्चर्स, जीएस पेपर 4 यहाँ पर सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर जाएंगे, सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर, तो जीएस पेपर 4 यहाँ पे होम पेज पे दिखेगा। जीएस पेपर 4 यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत ही रीज़नेबल रेट पर है। और उसके अलावा आप यूट्यूब पे सिनॉप्सिस आईएएस का चैनल भी है, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दिस बेल आइकन, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे बेल आइकन प्रेस करने का मतलब ये होता है कि जैसे ही कोई नया लेक्चर इस चैनल पे जाएगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिल जाएगी। और एथिक्स के अलावा बाकी और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आपको लेक्चर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए,
होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। डू लाइक एंड ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और कोई भी टेंशन हो, कोई भी दिक्कत हो तो यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट। थैंक यू।